नमस्कार मित्रों, हिंदी की साहित्यिक कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए सुप्रसिद्ध लेखिका उर्मिला शिरीष जी की लिखी हुई कहानी रंगमंच। उर्मिला शिरीष जी वर्तमान में हिंदी साहित्य की गौरवशाली परंपरा को समृद्ध करने वाले लेखकों में से एक हैं। तो आज सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी रंगमंच। मरने से पहले उसने जो बयान मुझे दिया था, उसकी सच्चाई को झुठलाता हुआ महज एक सफ़ेद झूठ मेरे सामने राक्षस की तरह खड़ा हंस रहा था। उस बयान के बाद परिवार के सभी लोगों को अपने बचाव का रास्ता मिल गया था, मगर उन्हें नहीं पता था कि मृत्यु की खाई में धकेला गया इंसान इतनी आसानी से मुक्त नहीं होने देता है। मेरी डाइंग रिपोर्ट के कारण सारा मामला एक जगह आकर ठहर गया था। वे सब उस जाल के भीतर फंस चुके थे और जाल से निकलने के लिए मेरा इस्तेमाल चाकू के रूप में करना चाहते थे। बीती वारदात का समूचा सच मेरे सामने खुलने लगा। मैं जानता हूँ कि सच को झूठ में परिणत करते समय उन्हें किन मानसिक यातनाओं से गुजरना पड़ा था। अपने तथाकथित पति को बचाने के लिए वो समय से पहले ही मर गई थी। वो स्वयं जली है। ये बयान दिलाकर वे सब विजेता होने का दंभ पालने लगे थे। ये जगह ही ऐसी है जहाँ जिंदगी तिल तिल करके समाप्त होती है और लोग मृत्यु तक मृतक के साथ झूठा गंदा खेल खेलते हैं। आतंक तथा भय के भूत खड़े कर देते हैं, बच्चों की जिंदगी का सौदा करते हैं। मेरा मन खिन्न हो गया। पेशेंट अब भी आते जा रहे थे और उधर वो मेरा इंतज़ार कर रहा था। लंबा दुबला पतला युवक, जिसे उम्र ने असमय ही प्रौढ़, परिपक्व तथा वाचाल बना दिया था। आंखों के आसपास की कालिमा को देखकर लोमड़ी की याद हो आती थी। हमारे वकील का कहना है कि आप अदालत में अपना बयान बदल लेंगे तो मामला फिट हो जाएगा। जैसे ही मैं खाली हुआ, वो मेरे पास स्टूल पर आकर बैठ गया। क्यों बदल दें? उसने जो बयान मेरे सामने दिया था उसे तो तुमने बदलवा ही लिया था। एक इंसान को जिंदा जला दिया और तुम उसका बचाव कर रहे हो। ऐसे आदमी को सजा नहीं मिलनी चाहिए क्या? दूसरों के जीवन को अपनी संपत्ति समझकर इस्तेमाल करते हो तुम लोग। तिलक लगाते हो मगर ईश्वर से नहीं डरते। मैंने उसकी शुष्क कपकपाती आंखों में देखते हुए कहा। क्रूरता का भाव उसके जबड़ों को भींचे था। नहीं डॉक्टर साहब, यकीन मानिए, उसे अपने किए का बहुत दुख है। उसका परिवार उजड़ जाएगा, कहकर उसने हाथ पर बैठे मच्छर को जोर से मसल दिया। तब नहीं सोचा था ये सब? मैंने कठोर होकर कहा। अब तो वो मर ही गई ना। आपस की लड़ाई में, दारू के नशे में हो गया था वो सब। उसके चेहरे पर दुख, शर्म या पछतावे का कोई भाव नहीं था। उसके कपड़ों से आती पसीने की बू और चेहरे की चिपचिपाहट देखकर मुझे वितृष्णा हो उठी। अब तुम जाओ, अपने वकील से कहना मैं अपनी रिपोर्ट नहीं बदलूंगा, मैंने उठते हुए कहा। मेरा सिर भारी हो रहा था। मैं एक लंबी गहरी नींद लेना चाहता था, मगर अब मुझे नींद नहीं आएगी। इस आदमी का चेहरा देखकर मेरा मन उद्विग्न हो उठता है। वैसे डॉक्टरी के पेशे में ये सब चलता रहता है। ऐसे मामलों से मेरा साबका पड़ता रहता था। जली हुई देहों से चमड़ी को प्याज के छिलकों की तरह उतार फेंकना और लंबे समय तक इलाज करते रहना। इससे भी दुखद बात ये होती थी कि मरने वालों के साथ जो खेल यहाँ खेले जाते हैं, वो कहीं ना कहीं दिमाग को झकझोर देते थे। कोर्ट में जाने की नौबत संभवतः पहली बार आई थी और इसीलिए मैं भी खेल का अंग बना दिया गया था। सारे रिश्तों के असली रंग, स्वयं को बचाने की धूर्त तिकड़में और अंतिम क्षणों तक मृतक के प्रति अथाह बनावटी प्रेम, झूठे आंसू, ढोंग भरी सहानुभूति और बच्चों को सामने लाकर उनके प्रति प्रेम और विश्वास का प्रदर्शन ऐसे किया जाता है कि सचमुच लगने लगता है कि ये दुनिया सिवा रंगमंच के कुछ भी नहीं है। लकड़ी से बनाया गया रंगमंच, जो जितनी तेजी से उछलता कूदता भाव प्रदर्शन करता है, वो उतनी गहराई से अपने आकर्षण में बांधता है। अफसोस कि ऐसे नाटक देखने को मैं विवश हूँ। हाथ मुंह धोकर लेट गया। खाना नहीं खाया गया।
मन के साथ तन भी थका था। आंखें मूंद ली, शायद नींद आ जाए, मगर अजीब सा शोर चारों तरफ घरघरा रहा था। उस आदमी की उपस्थिति अब भी मेरे आसपास तैर रही थी। दर्दनाक एहसास वो मेरे हृदय में उतार कर चला गया था। मैंने उठकर कॉफ़ी बनाई और फिर लेट गया। याद आया उसका नाम विमला था। रंग गोरा और बाल लंबे थे जो आधे से ज़्यादा जल चुके थे। देह पर धब्बे मात्र रह गए थे। वो सुंदर मांसल औरत थी, मगर कुछ ही पलों में उसकी सारी खूबसूरती, कोमलता तथा मांसलता उसके अपने ही शरीर से उठने वाली लपटों में झुलस कर अधजली लकड़ियों की तरह हो गई थी, भद्दी, छिछली। मैं जानता था वो स्वयं नहीं जली है, जलाया गया था उसे। 2-4 दिन से ज़्यादा नहीं बचेगी। परिवार वालों को स्पष्ट बता दिया था कि चाहें तो अपनी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए उसकी सेवा कर सकते हैं। लपलपाती पीड़ा तथा इतने भयावह रूप में स्वयं को पाकर उसने सद्य आक्रोश से भरकर सच्चाई उगल दी थी। उस सच्चाई ने सबकी रातों की नींद हराम कर दी थी। सबके चेहरों पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। फिर धीरे धीरे सबने उसे घेरना पुचकारना शुरू कर दिया था ताकि बयान बदलवाया जा सके। उसको बचाने का मीठा आश्वासन देने के लिए वे कुछ भी करने को तैयार थे। मैं जब भी वहाँ जाता था उसके नज़दीकी लोगों को गिड़गिड़ाते हुए या आंसू पोंछते हुए देखता था। डॉक्टर साहब, बचा लीजिए मुझे, विमला मुझसे कहती। दर्द से तड़पती, चीखती कराहती विमला आश्वस्त थी जिंदगी को लेकर, मगर उतने ही बेचैन थे परिवार के लोग। जैसे जैसे समय खिसकता जा रहा था, जेल की कोठरी बहुतों के करीब आती जा रही थी। मौत से पहले का एक एक शब्द उन सबके लिए आकाश कुसुम बनता जा रहा था। देखो बेटा, ठीक होकर तुम्हें जाना तो वहीं है, बच्चों को तो छोड़ोगी नहीं। उसे नहीं छुड़ाया तो कौन खिलाएगा? दादी समझा रही थी। इनको देखो, इन्हें, बच्चों की तरफ इशारा करके कहती वो। ये तुम्हारे कोख जाए, किसका मुंह देखेंगे? हाय, क्या किस्मत थी हमारी, तेरी जैसी बहू का सुख नहीं मिला। ये आदमी तब भी ऐसे ही मंडराता रहता था। पता नहीं किन किन लोगों को लाता था विमला को समझाने के लिए। कमाल का दिमाग है। जिंदा रहेगी तो किसका मुंह देखेगी तू? हम तो रख नहीं पाएंगे। कितना पैसा खर्च हो रहा है तेरे ऊपर, कहाँ कहाँ से डॉक्टर नहीं बुलवा रहा है। वो दर्द में डूबी विस्फारित नेत्रों से टुकुर टुकुर देखती रहती थी। उसकी वो करुणा विवल विवश निगाहें कभी नहीं भूलती मुझे। डॉक्टर साहब, मैं बच जाऊंगी? मैं जीना चाहती हूँ। मेरा बेटा, मेरी लड़की, उनका क्या होगा? कहकर रोने लगी थी वो। जिंदगी और मौत के बीच झूलती विमला बच्चों के लिए जिंदगी चाहती थी। दुख और बिछोह ही तो मन को तड़पाता था, वरना शरीर का क्या। उसके तो सारे अवयव ही यूँ खुले पड़े रहते हैं मेरे सामने। पर कोई रहस्य है जो मुझे हमेशा चौंकाता है, इस जैविक संरचना से दूर ले जाता है रहस्य लोक में। क्या तुम बचाओगी अपने पति को? हमें उसकी नहीं, बच्चों की चिंता है। जैसी भी रहूं, जिस रूप में रहूं, बच्चों के सामने रहूं। देखो, उसने तुम्हारे साथ क्रूरता का व्यवहार किया है। उसको क्या हक था तुम्हें इस हालत में पहुंचाने का? उसको सजा भुगतने दो। मैं एक डॉक्टर के अलावा उसको सांत्वना देने वाला साथी कैसे बन गया था समझ नहीं पाया। मैं वास्तव में उसका मनोबल बढ़ाना चाहता था, ये जानते हुए भी कि वो मर रही है। तुम बहुत हिम्मती हो, निडर हो। इन तमाम कष्टों तथा कुरूपताओं के बावजूद भी जीवन सुंदर लगेगा, बशर्ते तुम सत्य का साथ दो। वो गुस्सैल है, पागल है, जीवन भर बच्चों को प्रताड़ित करेगा। गुस्सा और किसी पर क्यों नहीं उतारा? मेरे बच्चे, वो सिसक कर रो पड़ी थी। आप मेरे भाई के समान हो। वो याचना करने लगी मुझसे। वो क्यों नहीं समझती थी कि मैं एक डॉक्टर हूँ, परमात्मा नहीं। उसका शरीर चिकित्सा की सीमा से निकल चुका था। हिम्मत रखो, मैंने सांत्वना देते हुए कहा। एक झूठी और खोखली सांत्वना। दूसरे दिन जब मैं ड्यूटी पर पहुंचा तो देखा कुछ लोग उसको घेर कर खड़े हैं। क्या बात है, क्यों भीड़ लगा रखी है यहाँ? बाहर जाइए। यह अपना बयान दोबारा देना चाहती है, इसी आदमी ने आकर बताया था मुझे। क्यों? मैं चौंक पड़ा। रात भर में उसने अपने मन को बदल लिया था।
एक रात में उसने पूरी एक जिंदगी अपने बच्चों की देख ली होगी। उसकी इच्छा का अनादर नहीं किया जा सकता था। मैं निस्सहाय सा उसे देखता रह गया। उसने निगाहें बचाकर डबडबाई आंखों से 2-3 बार मेरी तरफ देखा, फिर सामने देखने लगी। मैं समझ गया था उसके शरीर को ही नहीं, हृदय तक को इन लोगों ने ममत्व की आग से सेका होगा। मैं गहरी दया की भावना से भरकर उसके सामने जा खड़ा हुआ। वो पस्त सी पड़ी थी। सुकून तथा विश्वास का भाव उसके बुझते हुए चेहरे पर झलक रहा था। सारा द्वंद्व, सारी पीड़ा, सारी लड़ाई जैसे समाप्त हो गई थी। वे लोग मुझे बाहर ले जाने का बोल रहे हैं। मैं ठीक हो जाऊंगी, नई चमड़ी लगवा देंगे, वो खुश होकर बता रही थी मुझे एक डॉक्टर को। प्राइवेट अस्पताल में अच्छा इलाज होता है, आप वहाँ मेरा इलाज करेंगे? मैं उसके भोलेपन तथा मूर्खता पर क्या कहता। मेरे बच्चों की जिंदगी का सवाल था। वो मुझे समझा रही थी या स्वयं को जस्टिफाई कर रही थी, मैं समझ नहीं सका। बाद के 2 दिनों तक सन्नाटा छाया रहा। वे रिश्तेदार, वे परिचित, वे बच्चे, कोई नहीं आया। यही आदमी चक्कर लगा जाता था। एक औरत रात में रुकी थी, इस उम्मीद के साथ कि एक आध दिन बाद तो मर ही जाएगी। डॉक्टर साहब, आपने क्यों मना कर दिया यहाँ से जाने के लिए? वे कह रहे हैं कि प्राइवेट में ले जाना है, बाद में मुंबई ले जाएंगे, आपने रोक दिया। अंतिम दिन पूछा था उसने मुझसे। मैं क्यों मना करने लगा? इलाज तो सभी जगह एक जैसा होगा। मैं समझ गया था तब उन्हें उसकी ज़िंदगी की नहीं, मौत की ज़रूरत थी। एक खूबसूरत भ्रम में, सपने में जी रही थी वो, जबकि मौत उसके भीतर आकर बैठ चुकी थी। चौथे दिन जब उसकी मृत्यु हुई तो उसके पास कोई भी नहीं था। घंटों की प्रतीक्षा के बाद यही आदमी आया था। देखना, वो अब भी बैठा है या चला गया? मैंने पत्नी से कहा। बाहर तो कोई नहीं है। सुनकर मैंने राहत की सांस ली। आज का दिन ही खराब निकला। सब कुछ बोझिल और उदास लग रहा था। मैं पीछे आंगन में जाकर बैठ गया, कुर्सी पर पांव पसार कर। आकाश में तारे चमक रहे थे। अंधकार में गहन नीरवता थी। हवा की ठंडक बदन को छू रही थी। मैं यूं ही बैठा बैठा कब सो गया, याद नहीं। मैं अस्पताल के लिए निकल ही रहा था कि देखा वो सामने बैठा है। कुर्ता पायजामा पहने वो जोकर सा लग रहा था। उसका चेहरा देखते ही मेरा मूड खराब होने लगता है। क्या बात है? मैंने जानबूझकर कड़क आवाज में पूछा। सुनवाई की तारीख बढ़ गई थी, अब परसों है। वकील साहब ने कहा है कि आप इस बार ज़रूर जाएं। हमने आपका रिजर्वेशन करवा दिया है एसी में। वो मेरे नज़दीक आकर खड़ा हो गया और फुसफुसाते हुए बोला, 10,000 रुपये आप भी ले लीजिए, मेहरबानी होगी आपकी, हमें निपटा दें। उसने बिना किसी संकोच तथा भय के सीधे सीधे कह दिया। उसका सूखा हुआ कठोर चेहरा एकदम कंकाल की तरह कुरूप और भावविहीन लग रहा था। क्या बकवास करते हो? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? लालच देकर काम करवाना चाहते हो? अमूमन मुझे गुस्सा कम ही आता है, और वैसे भी इस प्रोफेशन में वाणी पर संयम, व्यवहार में कोमलता, कन्विंस करने की क्षमता तथा सामने वाले को पूरे भरोसे में लेने की अपार धैर्य शक्ति का होना अत्यंत आवश्यक है। मगर इन क्षणों में मैं बेहद मर्माहत और अपमानित महसूस कर रहा था। माफ़ी चाहते हैं साहब, वो मेरे पाँवों पर झुकते हुए बोला। उसका छूटना जरूरी है। जब तक आपके बयान नहीं होंगे तब तक वो वहीं पड़ा रहेगा, मर जाएगा। वो दोनों हाथों को प्रार्थना की मुद्रा में जोड़कर खड़ा हो गया। कोई नहीं मरता, मेरा वक्त बर्बाद मत करो, जाओ। उसका ना सही, बच्चों की खातिर चले चलिए। अब वो स्कूटर का हैंडल पकड़कर सामने खड़ा हो गया और ये परखने की कोशिश करता रहा कि बच्चों के नाम से मैं कैसा रुख अख्तियार करता हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं कि वो चिकना घड़ा है। उसे देखते ही मेरे सामने विमला जीवित होकर खड़ी हो जाती। उस निरीह औरत के साथ मैं अन्याय नहीं कर सकता था। उसके सामने तो बच्चों का मोह था, भविष्य था, मगर मेरे सामने तो सिवा सत्य का साथ देने के और कुछ भी नहीं था। ठीक 2 महीने बाद वो फिर मेरे घर के सामने बैठा था। पहले तो मुझे लगा कोई आदमी अपने बच्चों को दिखाने लाया होगा। उसने इस बीच दाढ़ी बढ़ा ली थी, जिसके कारण उसका चेहरा और भी डरावना लग रहा था। आंखें कंचों की तरह गोल तथा पीली लग रही थीं। डॉक्टर साहब, वो लपक कर पास आया। तुम फिर आ गए?
मैंने आश्चर्य मिश्रित गुस्से से कहा। क्या करें साहब, आप नचा रहे हैं सो हम नाच रहे हैं। सुअर की तरह बच्चे पैदा करके छोड़ दिया। वो स्वयं में बुदबुदा कर बोला। कितने बच्चे हैं? कुल 4 हैं, 2 इस बीबी के, 2 पहली वाली के। पहली बीबी? उसको क्या हुआ था? मेरे पूछने पर वो सकपका गया, मगर फिर रोनी सी सूरत बनाकर बोला, वो मर गई थी। उस घर की किस्मत ही ऐसी है, वो मकानी मनहूस है साला। कितनी पूजा पाठ करवाई तांत्रिक से, फिर भी अनर्थ होता ही रहता है। या जलाया था? मैंने व्यंग से कहा। दुर्घटना थी साहब, 40,000 रुपये खर्च किए थे, तब कहीं जाकर केस निपटा था। वो एकाएक गर्वोन्मत्त होकर बोला, जैसे परोक्ष रूप में चुनौती दे रहा हो कि इस तरह की घटनाओं से निपटना उसके लिए मामूली बात है। हमारे वकील बहुत अच्छे हैं, होशियार, नामी गिरामी, कभी कोई केस नहीं हारते, जीत की गारंटी रहती है। वो दाढ़ी पर हाथ फेरता हुआ बोला। निर्लज्जता तथा धूर्तता की छाया उसके चेहरे पर संध्या की कालिमा की तरह उतर आई थी। मुझे उसका चेहरा विकृत तथा घृणित लगने लगा। इस आदमी से कैसे छुटकारा मिलेगा, मैं सोच ही रहा था कि यकायक लड़की ने दौड़कर मेरे पांव पकड़ लिए। अंकल, मेरे पापा को छुड़वा दो। लड़की का चेहरा कई दिनों से धोया नहीं गया था। धूल, आंसू, नाक के धब्बे उसके चेहरे पर चिपके थे। बाल रूखे तथा गुथे हुए थे। मैं समझ गया कि यह चालाक आदमी ट्रेनिंग लेकर लाया है बच्चों को। अंकल, हमारा कोई नहीं है, हमारे पापा को बचाओ। बच्ची रटे रटाए शब्द बनावटी रुदन में घोल कर बोल रही थी। मैंने हड़बड़ा कर बच्ची को परे ढकेल कर डांटते हुए कहा, यह क्या तमाशा है? बच्चों को सिखा कर लाए हो? लड़का भी निहायत खुरदरी जमीन पर पड़ा था और जोर जोर से रो रहा था, पूरी ताकत से। क्षणों बाद ही अंगूठा मुंह में डालकर चुसुर चुसुर चूसने लगा। पता नहीं कब से भूखा था या जानबूझकर भूखा रखा था। हृदय विदारक दृश्य पैदा करके वो मेरी सहानुभूति प्राप्त करना चाहता था। मुझे लगा इसे तो नट मंडली में होना चाहिए, जहाँ ये करतब दिखाकर लोगों को रिझा सकता था। ये नाटकबाजी मेरे सामने नहीं चलेगी, समझे? बच्चों को उठाओ और चलते बनो। साहब, आप समझते क्यों नहीं हैं? क्या नहीं समझते? क्या समझाना चाहते हो? यही कि मैं झूठ बोलूं, अपने ही लिखे को असत्य सिद्ध करूं? मजाक बना दिया है तुमने तो सारी व्यवस्था का। कैसे बेवकूफ़ लोग थे जिन्होंने सब कुछ जानते हुए भी अपनी लड़की की शादी कर दी थी, ये जानते हुए भी कि वो एक अपराधी था। दूसरी बार वही किया ना उसने। क्यों, जानते हो? तुम जैसे लोगों की शह पाकर वो जानता था कि एक बार छूट गया है तो दोबारा भी छूट जाएगा। मैं धारा प्रवाह बोले चले जा रहा था। देखिए साहब, हम तो खुलकर पैसा खर्च कर रहे हैं। सब ने अपने अपने बयान अदालत में बदल दिए हैं। वकील साहब का कहना है कि आपका बयान होते ही केस ख़त्म हो जाएगा, आपको 20,000 तक दे देंगे। अरे, हमारा केस तो मजबूत था, मगर वो आ टपका उसका भाई अवतार लेकर। उसने नया वकील किया है, कहता है कि इस बार लंबी सज़ा दिलवाएगा। मैं आपके पांव पड़ता हूँ, आप सज्जन आदमी हैं, देवता हैं, जिंदगी देने वाले हैं। आपकी कृपा दृष्टि से इन बेसहारों की जिंदगी बच जाएगी। मौका पाते ही वो फिर से अपनी औकात दिखाने लगा। मैं चकित विमूढ़ सा देखता रह गया। कैसा आदमी है ये, न हारने वाला न बुरा मानने वाला। चौराहे पे खड़ा, किसी भी रास्ते पर जाने को तैयार। बच्चा जमीन पर पड़ा सो गया था, हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था। विमला का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ खड़ा हुआ। इन्हीं बच्चों के लिए बयान बदला था उसने। अपने वकील से कहना कि मुझसे ज़्यादा जिरह ना करें। ऐसा कैसे हो सकता है? वो उचक्कर बैठ गया और कुटिलता से समझाने की मुद्रा में आ गया। उसकी भाव भंगिमा इतनी तीव्र गति से बदली कि मैं दंग रह गया। तुम्हें समझाना बेवकूफ़ी है, पर मैं सोचूंगा। वो उत्साहित हो हाथ जोड़ता हुआ खड़ा हो गया। इस समय वो धूर्त भेड़िए की तरह लग रहा था, जो अपने शिकार को येन केन प्रकारेण फंसाने में या शिकार स्थल तक ले जाने में कामयाब हो जाता है। उसने लड़के को कंधे पर टांगा। उसके दुबले पतले हाथ पांव मरी हुई बकरी के समान लटक रहे थे। लड़की को दूसरे हाथ से घसीटता हुआ वो तेजी से चला गया। उसकी चाल में जो वेग था, तत्परता थी, मैं समझ गया कि वो अपनी सफलता पर इतरा रहा है।
सुनवाई की तारीख के पहले दिन से ही वो प्रेतात्मा की तरह आकर मेरे इर्द गिर्द मंडराने लगा था। मेरी पत्नी और माँ के सामने घड़ियाली आंसू बहाकर करुण कथा का ऐसा रूपांतरण किया कि मेरी माँ दिन भर उदास बैठी रही। मेरा बैग उठाए खुशामद करता, दांत निपोड़ता वो मधुमक्खी की तरह चिपका था मुझसे। साहब, वो लड़का मरते मरते बचा। उसने जानबूझकर मेरी कोमल रग पर हाथ रखना चाहा। क्यों, क्या हो गया था? कौन रखता है बच्चों को? कौन रखेगा साहब? उसने ऊपर हाथ उठाकर अदृश्य में लहराते हुए कहा। रिश्तेदारों ने तो पहले ही मुंह फेर लिया था। दादी है तो अंधी, बूढ़ी हड्डियों में क्या आसरा। सब मेरे ऊपर आ गया है। मैं अपनी गृहस्थी देखूं या इसकी? गुस्सा तो इतना आता है कि चेहरा ना देखूं, मगर बच्चों का ख्याल करके दया आ जाती। माँ बाप दोनों ही ना होंगे तो भीख मांगेंगे या जेब काटेंगे। उसने आसपास भीख मांगते बच्चों की तरफ इशारा किया, मानो वो जताना चाहता है कि यदि ऐसा हुआ तो मैं भी समान रूप से भागीदार होऊंगा। अब तो तीसरी शादी की तैयारी कर रहे होगे तुम लोग, मैंने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा। हम क्यों करवाएंगे साहब, करने वाले करवाते हैं, जिनको अपनी लड़कियां बोझ पड़ी हैं या जिनकी शादी नहीं हो पाती है। जो भूखे गरीब गुरमे हैं वे तो मात्र आदमी के नाम पर तैयार हो जाते हैं, चाहे वो विधुर हो या 4 बच्चों का बाप। साहब, आप लोग तो शहर में रहने वाले अफसर हैं, आपको क्या पता कि गांवों में कैसे हालात हैं। सौदा होता है लड़कियों का, बाकायदा लोग खरीदते बेचते हैं। अफसरों तथा नेताओं को खुश करने के फार्मूले हैं उनके लिए तो, कहकर उसने पिच से थूक दिया। क्यों साहब, आपके पास वो भी आया था ना? उसने घाघ दृष्टि से देखते हुए कहा। उधर खबर थी कि वो भी आपसे मिलने आया है। जमकर तैयारी चल रही है। अरे, जाने वाली तो चली गई, उस भले मानुस को ये तो सोचना चाहिए कि बच्चों को देखने वाला कोई तो हो। वो गुस्सा निकाले जा रहा था और मैं खिन्नता के साथ ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहा था। मन किया लौट जाऊं, पर तभी ट्रेन आती दिखी। मुझे बैठाकर वो मुलायम स्वर में बोला, साहब, आप बयान ठीक से देना। 6-7 जिंदगियों का सवाल है, उसकी बातों में ना आना हमारी प्रार्थना है। वकील सचमुच अनुभवी था, तेज था, उसका नाम बिकता था। जिंदगियों को लूटने वालों, जिंदा जलाने वालों, कत्ल करने वालों के साथ उसकी कोई नैतिक जवाबदेही न थी। समाज के प्रति उसका कोई कर्तव्य न था। उसके असिस्टेंट, वकील तथा मुंशी इतनी मुस्तैदी के साथ इन गुनहगारों या उनके लोगों को अटेंड कर रहे थे कि मैं देखकर दंग रह गया। सबसे ज़्यादा व्यथा तो मेरी आत्मा पर तब छा गई जब मैंने मजिस्ट्रेट को न्याय की कुर्सी पर बैठे हुए देखा। यह अधबूढ़ा मजिस्ट्रेट क्या जाने कि जलने वालों को किस तरह की हृदय विदारक पीड़ा होती है, या उनका जीवन कितना कुरूप हो जाता है, कितने तरह के सबूत बनाए और मिटाए जाते हैं, और किस तरह मरणासन व्यक्ति के बयान बदलवा कर सब कुछ अपने अनुसार कर लिया जाता है। मेरा मन कर रहा था कि मैं लौट जाऊं, मगर अब लौटने का कोई रास्ता भी न बचा था। प्रश्न पर प्रश्न पूछे जा रहे थे। मेरी डाइंग रिपोर्ट की चीरफाड़ कर रहे थे वकील। मैंने देखा, कमरे के भीतर बाहर लोग सांस थामकर इस बहस को सुन रहे थे और मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे मैं किसी दूसरे लोक का प्राणी हूँ। मेरे बयान टाइप होकर मेरे सामने हस्ताक्षर के लिए आए तो मुझे उन्हें पढ़ने की इच्छा तक न हुई, बल्कि मेरे अंदर ऊर्जा ही शेष न थी। मैं पुनः उन शब्दों को नहीं देखना चाहता था। जब मैं बाहर निकला तो 4:30 बज रहे थे। सूरज सिर पर था। उमस के कारण शरीर चिपचिपा रहा था। खुले आकाश के नीचे आकर मैं स्वयं को हल्का महसूस कर रहा था। शिराओं में कोई घनघनाता पदार्थ बह रहा था। आपने तो सारा मामला ही गड़बड़ कर दिया। वो दौड़ता हुआ आकर खड़ा हो गया। मैंने क्या कहा था तुमसे? तुम लोग भरोसे के लायक नहीं हो, मैंने गुस्से में आकर कहा। लेकिन साहब, आप तो हमारे फेवर में बयान देने आए थे। स्वयं को झुठलाने के लिए वो कहता जो मैंने नहीं किया, है ना? साहब, वकील ज़्यादा जानते हैं, हम क्या जाने, उसने स्वयं का बचाव करते हुए कहा। मेरा पीछा छोड़ो, मैंने पलट कर कहा और सीधे होटल से बैग उठाकर स्टेशन आ गया। 6 माह बाद वही व्यक्ति मुझे दिख गया, अस्पताल के सामने। उसने मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया। नाराज होगा मैंने उसके हिसाब से गवाही जो नहीं दी थी। प्रकाश, मैंने पुकारा। पहले उसने देखा,
फिर अनसुना सा करते हुए खिसकने लगा। प्रकाश, मेरे पुनः पुकारने पर वो आया। नमस्कार डॉक्टर साहब, उसने एक उंगली से गर्दन को छूते हुए कहा। कैसे आए हो? मैंने देखा उसने बालों को गहरा काला किया हुआ है, दाढ़ी मूछ भी एकदम तराशी हुई थी, चंदन का टीका भी लगा था। कुछ काम था, उसने इधर उधर देखकर कहा। क्या हुआ? मैंने जानने के लिए पूछा, क्योंकि उसके बाद केस का क्या हुआ था मुझे पता ही नहीं था। उसके क्या हाल हैं? किसके? अच्छा वो, अरे वो तो तभी रिहा हो गया था। उसने ये बात इतनी लापरवाही से बताई जैसे बेहद मामूली बात हो। कैसे? मैं चौंका। कैसे क्या साहब, बस हो गया। वो फिर हल्के फुल्के ढंग से बोला, मानो हाथ पर बैठा मच्छर उड़ा रहा हो फूंक मारकर। फिर भी कैसे हो गया रिहा? हमने कहा था ना साहब कि हमारे वकील साहब बहुत दिमाग वाले हैं। आपने तो पैसा लिया नहीं, आप ठहरे सीधे सच्चे इंसान। पूरे केस में 60,000 खर्च कर दिए। वो गर्व के साथ, बल्कि पूरी निर्ममता के साथ ऐसे बोल रहा था जैसे मेरा मखौल उड़ा रहा हो। मेरी सच्चाई, मेरी करुणा उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। साहब, सब बिकता है, गवाह, पुलिस, वकील, न्याय। उसने चुटकियां बजाते हुए कहा। लेकिन मेरा बयान तो? वो आया था ना केस लड़ने, क्या हुआ? सुना है हाई कोर्ट में जाने की सोच रहा है। मेरी बात काटते हुए बोला वो। मैं उसका चेहरा देखे जा रहा हूँ, जिस पर जीत का उन्माद बह रहा था। भेड़िए की तरह चमकती उसकी आंखों में उपहास का रंग स्पष्ट था। अच्छा डॉक्टर साहब, नमस्ते। मैं कुछ और पूछता या बताता, इससे पहले ही वो भीड़ में अदृश्य हो गया। अभी आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध लेखिका उर्मिला शिरीष जी की लिखी हुई कहानी रंगमंच। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मुझे तो ये कहानी नहीं, एक सच्ची घटना जैसी लगी। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो।